Welcome back students. So this is the fifth lecture on Newton's laws of motion. तो जो लाइव लेक्चर्स में ले रहा हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर, उसमें मैंने अभी तक आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, उसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ और उसके कुछ एप्लीकेशन भी पढ़ा है मैंने, जैसे रॉकेट प्रपल्शन, उसके बाद वाटर जेट प्रॉब्लम, और लास्ट लेक्चर तक मोशन ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स मैंने आपको पढ़ाया था। कनेक्टेड ब्लॉक्स में टू ब्लॉक, थ्री ब्लॉक सिस्टम, उसके बाद मोशन ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स बाय स्ट्रिंग। तो ये सब कुछ बीट्स पर मैंने विद क्वेश्चन आंसर वो बीट मैंने आपको पढ़ाए थे। तो आज के लेक्चर में हम उसी बीट को आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो देखिएगा, अब जो मोशन ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स है, इसका नेक्स्ट बीट रहेगा जो हमें अब इस सेक्शन में स्टडी करना है, और वो रहेगा मोशन ऑफ अ ब्लॉक्स कनेक्टेड वर्टिकली, हैंगिंग वर्टिकली। ओके, bodies hanging vertically. So give the heading. तो बॉडीज हैंग करने वाले आप वर्टिकली देखिएगा। सपोज ऐसे थ्री ब्लॉक्स है, इसमें इसका मास m3 रहेगा, इसका m2 और इसका m1, और ये तीनों भी ब्लॉक्स मतलब यहाँ पर टेंशन T3 रहेगा, यहाँ पर टेंशन T2, यहाँ पर टेंशन T1। इसके अब थ्री केसेस है, जिसका केस फर्स्ट रहेगा ऑल बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब ये रेस्ट पर सिस्टम। ओके, ऑल बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम मीन्स देखिएगा, अब ये तीनों भी ब्लॉक ना नीचे जा रहे हैं ना ऊपर जा रहे हैं, मतलब ये जो स्ट्रिंग का टेंशन है ये इजीली इन तीनों के वेट्स को इजीली बैलेंस करने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम m1 का एफबीडी निकालते हैं, तो m1 पर नीचे के डायरेक्शन में वेट एक्ट होने वाला है, दैट इज m1g, और ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन एक्ट होने वाला है, दैट इज T1। अब ये सिस्टम रेस्ट होने के कारण T1 इजीली बैलेंस करेगा m1g को, इस वजह से T1 का आंसर रहेगा m1g। ओके, तो यहाँ से हम ये टेंशन को ब्रेक करेंगे, जिसका वैल्यू रहेगा T1 इज इक्वल टू m1g। वैसे अगर हम m2 ब्लॉक के लिए अगर एफबीडी निकालते हैं, तो m2 पर ऊपर के डायरेक्शन में T2 एक्ट होगा, और नीचे के डायरेक्शन में आप देख रहे हो उसका वेट एक्ट होगा m2g, एज वेल एज और एक कंपोनेंट एक्ट होगा, दैट इज T1। ओके, T1 का वैल्यू पता है आपको, m1g है, इस वजह से T2 का आंसर रहेगा T1 प्लस m2g। ओके, तो T1 का वैल्यू रहेगा m1g प्लस m2g, तो m1 इन ब्रैकेट इसका आंसर आएगा m1 इन ब्रैकेट g प्लस है, तो ये रहेगा T2 का वैल्यू। तो टेंशन 2 मतलब कैसे निकालना है देखिएगा, जिस पॉइंट पर हमें टेंशन निकालना है ना मोशन ऑफ वर्टिकली कनेक्टेड ब्लॉक्स का, तो उसके नीचे देखना है कि कितना मास है, उसको जस्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, यहाँ पर m1 प्लस m2 होगा, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पर आंसर आएगा m1 सॉरी g इन ब्रैकेट m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इंटू जी, तो ये रहेगा फाइनल आंसर इस केस में T2 का। ओके, और T3 का अगर हम निकालते हैं एफबीडी, तो अब इसका देखिएगा मास मतलब m3 ब्लॉक का अगर एफबीडी निकालते हैं हम, तो उसके ऊपर टेंशन T3 है, नीचे के डायरेक्शन में T2 एक्ट हो रहा है, और उसका वेट एक्ट होगा m2g इज m3g। तो T3 इज इक्वल टू क्या आने वाला है फिर देखिएगा, T2 प्लस m3g। तो T2 का वैल्यू पता है आपको, m1 प्लस m2 इंटू जी है, और उसमें अब m3 ऐड होगा, तो फाइनल आंसर आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। ओके, इज इट ओके? तो यहाँ पर हमें तीनों भी टेंशन्स के वैल्यू मिल गए। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहा, मोशन ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स वर्टिकली, तो एट द टाइम आपको इस वे से आंसर निकालना पड़ेगा। ये इसका फर्स्ट केस आएगा, ये तीनों भी ब्लॉक हैंगिंग कर रहे थे वर्टिकली। अब देखिएगा केस सेकंड रहेगा। केस सेकंड में हम क्या मतलब रहेगा, आप देखिएगा बॉडीज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड। बॉडीज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड। तो आप देखिएगा वर्टिकली अपवर्ड बॉडीज हैंग करने वाले
ये रहेगा फर्स्ट ब्लॉक जिसका मास m3 आएगा, उसके बाद सेकंड ब्लॉक जिसका मास m2 आएगा, और थर्ड ब्लॉक जिसका मास m1 आने वाला है। तो आप देखिएगा यहाँ पर टेंशन T3 होगा, यहाँ पर टेंशन T2 रहेगा, और यहाँ पर टेंशन T1 रहने वाला है। ओके, और ये तीनों भी बॉडीज एक्सेलरेट करने वाली वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब देखिएगा m1 का अगर मैं FBD निकालता हूँ तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा m1g, ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन T1, और ये पूरा सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, इस कारण T1 का वैल्यू बड़ा रहेगा। तो T1 माइनस m1g हम करने वाले इज इक्वल टू m1a। ओके, तो T1 का वैल्यू होगा m1g प्लस m1a। ओके, तो फाइनली आंसर आएगा m1 इन ब्रैकेट g प्लस a। तो ये रहेगा T1 का वैल्यू। ओके, मतलब पिछले बार जैसे टेंशन आए थे वैसे ही है, सिर्फ एक्सेलरेशन g की जगह यहाँ पर g प्लस a होने वाला है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं आएगा। इन सिमिलर वे हमें अब से हमें अब m2 ब्लॉक के लिए भी करना है। m2 के लिए भी वैसे ही आएगा, अब देखिएगा कैसा आने वाला है। m2 जो मास है उसका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन T2 होगा, नीचे के डायरेक्शन में m2g, और ये टेंशन T1 रहेगा। तो T1 का वैल्यू आएगा m1 इन ब्रैकेट g प्लस a, मतलब ये T2 का वैल्यू रहने वाला है T1 प्लस m2g। सॉरी, यहाँ पर ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस वजह से इसका जो इक्वेशन है वो ऐसा आने वाला है T2 माइनस T1 प्लस m2g। ओके, और इज इक्वल टू आने वाला है m2 इंटू ए, ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है इस वजह से सिस्टम। तो आप देखिएगा T1 का वैल्यू यहाँ पर हमें पुट करना है m1 इन ब्रैकेट g प्लस ए। ओके, तो फिर क्या आएगा आप देखिएगा T2 इज इक्वल टू, ये पूरा माइनस टर्म उधर जाके प्लस होगा, तो वो आएगा T प्लस m2g प्लस m2a। तो अगर हम T का वैल्यू पुट करते तो वो रहेगा, T1 का वैल्यू अगर हम पुट करते तो वो रहेगा m1 इन ब्रैकेट g प्लस ए। सिमिलरली हम इन दो टर्म्स में से m2 को कॉमन आउट कर सकते हैं, तो m2 इन ब्रैकेट g प्लस ए आएगा। तो g प्लस ए अगर हम कॉमन आउट करेंगे तो फिर वो आने वाला है m1 प्लस m2 इन ब्रैकेट g प्लस ए। इज इट ओके? तो ये रहेगा T2 का वैल्यू। तो इसी वजह से अगर हम m3 का अगर FBD निकालते हैं ना, तो m3 के लिए T3 ऊपर रहेगा और नीचे के डायरेक्शन में रहने वाला है m3g एज वेल एज T2। तो T3 का भी वैसे आएगा T3 इज इक्वल टू रहने वाला है T2 प्लस m3g, और ये सभी वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो फाइनल आंसर आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इन ब्रैकेट g प्लस ए। तो ये रहने वाला वैल्यू। इज इट ओके? सो ये रहेगा टेंशन T3 का वैल्यू। तो यहाँ पर हमें तीनों भी टेंशन समझ में आ गए, T1 T2 T3 क्या रहने वाले हैं। इज इट ओके? तो अब इसी वजह से हमें सिस्टम को अब एक्सेलरेट करना है। ये सेकंड केस था जिसमें तीनों ब्लॉक वर्टिकली कनेक्टेड अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहे थे एक्सेलरेशन ए से। अभी हमें इन तीनों ब्लॉक्स को एक्सेलरेट करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फिर क्या आएगा हम देखते हैं। तो ये तीनों ब्लॉक जिनके मासेस रहने वाले m1 m2 m3, और ये नीचे के डायरेक्शन में अब एक्सेलरेट होने वाले हैं। तो आप देखिएगा यहाँ का टेंशन T3, यहाँ का T2 और यहाँ का T1। तो फिर अगर हम m1 ब्लॉक का FBD निकालते हैं तो यहाँ पर आने वाला है m1g। ओके, और ऊपर रहेगा T1, और ये नीचे जाने वाला है एक्सेलरेशन ए से, इस वजह से आएगा m1g माइनस T1 इज इक्वल टू m1a। ओके, तो फिर ये m1a उधर जाके माइनस होगा, सो T1 इज इक्वल टू m1g माइनस m1a। तो अगर हम m1 को कॉमन आउट करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर आएगा g माइनस ए। इज इट ओके? तो ये होगा T1 का वैल्यू। और इसी वजह से अगर हम T2 का वैल्यू निकालते हैं तो वो आएगा m1 प्लस m2, उसके नीचे का मास, और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इस कंडीशन में g माइनस ए होगा। ओके, और लास्ट केस से आप T3 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इन ब्रैकेट g माइनस ए। तो ऐसा ये वेट रहने वाला है। तो यहाँ पर T1 T2 T3 तीनों भी वैल्यूज हमें मिल गए। ओके, तो ये तीनों ही केसेस पर आपको मोशन ऑफ मतलब बॉडीज हैंगिंग वर्टिकली
में आपको आ सकते हैं। एक तो ये तीनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेंगे तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जी आएगा। अगर वो बॉडीज एक्सेलरेट करते वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जी प्लस ए आने वाला है, और अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करते विथ एक्सेलरेशन ए तो एट दैट टाइम जी माइनस ए रहने वाला है। इज इट ओके? तो बस इतना ये बीट रहने वाला है, मोशन ऑफ अ कनेक्टेड ब्लॉक्स वर्टिकली। इसके बाद हमें अब नेक्स्ट बीट देखना है, टेंशन इन रॉड। गिव द रीडिंग टेंशन इन रॉड। एक रॉड लेना है हमें जिसका मास कैपिटल एम रहेगा और जिसका लेंथ कैपिटल एल रहने वाला है, और इसके इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ से कैपिटल एफ। ओके, और इसके बीच में हमें कहीं तो भी मतलब एक एंड से अगर एक्स डिस्टेंस है तो इसके एक्स डिस्टेंस पर हमें अंदर टेंशन निकालना है। ओके, मतलब इस रॉड के ऊपर एक एंड पर फोर्स एफ एक्ट हो रहा है तो ये फोर्स डेफिनेटली रिड्यूस होने वाला है और यहाँ पर कुछ ना कुछ रहेगा। तो आप देखिएगा ये टेंशन टी क्या होगा ये हमें निकालना है। ओके, इस केस में तो आप देखिएगा फोर्स इस साइड से लग रहा है तो मास का काउंटिंग हमें इस साइड से करना पड़ेगा। तो ये जो मास होगा ना, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेक्शन का यही मास के ऊपर अगर हम एक्सेलरेशन ए एक्ट करते हैं तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। इस मास को हम एज्यूम करते हैं यम डैश मतलब ये कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस रहेगा, ये जो यल माइनस एक्स आपको लेंथ नजर आ रहा है ना उसका मास जो रहेगा वो यम डैश रहेगा। ओके, तो ये वैल्यू हमें वहां पर निकालना है। तो देखते हैं हम एक एक करके इस क्वेश्चन का आंसर। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए, इस कंडीशन में टोटल फोर्स एफ अपॉन टोटल मास कैपिटल एम आएगा। ओके, तो हमें अब किस सेक्शन का मास चाहिए? उस सेक्शन का मास जिस सेक्शन का लेंथ एक्स है। ओके, मतलब इस एक्स वाले लेंथ सेक्शन का एफ बी डी निकाल कर भी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो एक्स लेंथ रहने वाला सेक्शन है ना, इसका जो मास है वो हम लेटेस्ट एज्यूम करते हैं कि एम डैश होगा। ओके, ये मास एम डैश यहाँ पर ना एज्यूम करते हुए दोनों भी मेथड से आंसर आता है और एक ही आता है। तो ये एक्स लेंथ रहने वाले बीट का हम मास एम डैश एज्यूम करते हैं। इसके ऊपर टेंशन टी यहाँ से एक्ट होने वाला है और कैपिटल एफ यहाँ से फोर्स एक्ट हो रहा है, और ये सिस्टम डेफिनेटली फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। तो इस वजह से यहाँ पर एफ बड़ा है और टी छोटा है, तो एफ माइनस टी इज इक्वल टू आने वाला है ये यम डैश इंटू ए। ये यम डैश मतलब एक्स लेंथ रहने वाले पोर्शन का मास रहेगा। ओके, तो हम वही अब निकालने वाले हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको अगर मास निकालना है ना, ओके, जिस सेक्शन का चाहिए उस सेक्शन का, तो वो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है देखिएगा। हमें पर्टिकुलरली अगर यम डैश का वैल्यू चाहिए तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? यम डैश मास ऑफ लेंथ एक्स, इसे हम यम डैश से इंडिकेट कर रहे हैं। मास ऑफ लेंथ एक्स इज गिवन बाय यम डैश इज इक्वल टू टोटल मास कैपिटल एम अपॉन टोटल लेंथ कैपिटल एल इंटू लेंथ रहेगा एक्स। ओके, सो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इंटू एक्स, तो ये रहेगा मास ऑफ पोर्शन एक्स। ओके, तो ये वैल्यू हम यम डैश का वहां पर पुट करते हैं। ओके, और ए का वैल्यू तो आपको पता है हम पुट कर सकते हैं एफ बाई एम, जो ऊपर मैंने लिखा है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। ओके, तो एफ माइनस टी इज इक्वल टू आने वाला है यम डैश का वैल्यू दैट इज कैपिटल एम बाई एल इंटू एक्स, और इंटू ए का वैल्यू रहेगा एफ बाय एम। तो यहाँ पर यम यम गेट कैंसल, एक्स बाई एल इंटू एफ बचने वाला है यहाँ पर, और यहाँ पर रहेगा एफ माइनस टी। तो आप देखिएगा टी इज इक्वल टू आने वाला है एफ माइनस एक्स बाई एल इंटू एफ। तो अगर हम एफ को कॉमन आउट करते हैं तो फाइनल आंसर आएगा 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू एफ। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। सो दिस इज द टेंशन एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स जहां से एक्ट हो रहा है वहां से अगर हम एक्स डिस्टेंस कंसिडर करते हैं तो उस एक्स डिस्टेंस पर कितना फोर्स एक्ट होने वाला है, कितना टेंशन एक्ट होने वाला है? 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू एफ। इज इट ओके? तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो ऐसे रॉड के ऊपर टेंशन निकालने के लिए बीच में आपको कहीं तो भी हमेशा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही एक बीट पर हम क्वेश्चन लेते हैं, चेन का एक बीट आपको पूछा जाता है, इस चेन के ऊपर भी आपको टेंशन निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिएगा, फाइंड द टेंशन इन द चेन एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द सपोर्ट। तो ऐसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करके रखना इसे। फाइंड द टेंशन इन द chain at
एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द सपोर्ट। सो मास ऑफ चेन उन्होंने दिया है कैपिटल एम। पिछली बार जैसे हमें लॉजिक लगाना है, सिर्फ ये चेन यहाँ पे ना वर्टिकली हैंगिंग है, ऐसा ये वर्टिकली हैंगिंग चेन है और इसका टोटल मास कैपिटल एम है, टोटल लेंथ इसका कैपिटल एल रहेगा और ऊपर से वाई डिस्टेंस पर हमें यहाँ पर टेंशन निकालना है। टोटल लेंथ एल रहेगा। सो हियर एट अ डिस्टेंस वाई वर्टिकली हमें मतलब यहाँ पर टेंशन निकालना है। आपको पता होगा जब हमने मोशन ऑफ ब्लॉक्स हैंगिंग वर्टिकली देखा है तो जिस पॉइंट पर हमें टेंशन चाहिए ना, सपोज ये टेंशन हमें चाहिए टी, तो इसके नीचे का मास हमें निकालना पड़ता है। इसके नीचे के सेक्शन का जो लेंथ रहेगा वो डेफिनेटली एल माइनस वाई रहने वाला है। इज इट ओके? अगर आप ये डायग्राम कंसीडर करते हो तो टोटल लेंथ एल है, उसमें से ऊपर से उस सेक्शन का मास, उस सेक्शन का लेंथ वाई, तो एल में से वाई माइनस करेंगे तो हमें ये पोर्शन मिल जाएगा और इसी का हमें मास चाहिए ताकि हम फाइनल आंसर निकाल सके। ओके, मतलब फाइनल आंसर जो रहेगा टेंशन टी, ये नथिंग बट यम डैश इंटू जी रहेगा। तो ये बिट हमें फाइनल आंसर देने वाला है। तो अब देखिएगा यम डैश मतलब मास ऑफ लेंथ एल माइनस वाई रहेगा, मास ऑफ लेंथ एल माइनस वाई। तो देखिएगा अब यम डैश इज इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल मास इस चेन का कैपिटल एम है, टोटल लेंथ कैपिटल एल है और किस सेक्शन का हमें मास चाहिए, एल माइनस वाई लेंथ रहने वाले सेक्शन का। तो ये पूरा वैल्यू हमें ऊपर के इसमें पुट करना है। तो फाइनल आंसर आएगा यम डैश की जगह कैपिटल एम बाई एल इंटू एल माइनस वाई इंटू जी। इज इट ओके? सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस टेंशन। तो टेंशन इस चेन में एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द वर्टिकल सपोर्ट कितना रहने वाला है, दैट इज t इज इक्वल टू एम बाई एल इन ब्रैकेट एल माइनस वाई इंटू जी। तो लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को जल्दी से, इसके बाद हम लगा तो नेक्स्ट बिट लेते हैं। राइट दिस बिट केयरफुली और स्टार मार्क करके रखना। ऐसे क्वेश्चन टिपिकली हमें पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, या फिर ऐसे फॉर्मूले भी आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, ऐसे जरूर नहीं कि आपको वैल्यू दिया जाए, आपको जस्ट ये फॉर्मूलेज भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आएगा फाइनल आंसर। तो अब और एक बिट होता है, जैसे आपको पता होगा मोशन ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स में मैंने एक बिट बताया था, दोनों तरफ से फोर्स लगता है तो फिर क्या करना है ये मैंने आपको बताया था। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रहा तो कुछ सवाल नहीं, एक्सेलरेटिव नहीं होता है सिस्टम, लेकिन एक फोर्स ज्यादा और एक फोर्स कम रहा तो फिर आपको पता है कि उस कंडीशन में हमें कैसे कैलकुलेशन करना है। तो वही लॉजिक हमें यहाँ पर लगाना है। ओके, तो अब लिखिएगा कैलकुलेट द टेंशन टी इन द रोप एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एंड ए इन द फॉलोइंग डायग्राम। एज्यूम करना है यहाँ पर हमें F1 का वैल्यू ज्यादा रहेगा F2 से। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पर, कैलकुलेट द टेंशन कैपिटल टी, जस्ट 1 मिनट, कैलकुलेट द टेंशन कैपिटल टी इन द रोप एट अ डिस्टेंस x from end A in the following diagram. Assuming F1 is greater than F2. तो देखिएगा अब ऐसा डायग्राम दिया है, ऐसा ये रॉड है पूरा, इस रॉड का टोटल लेंथ उन्होंने यल दिया है और इस रॉड पर इस साइड से F2 फोर्स एक्ट हो रहा है और इस साइड से F1 फोर्स एक्ट हो रहा है और एट अ डिस्टेंस x पर हमें इस पॉइंट पर हमें टेंशन निकालना है। ओके, इस रॉड का टोटल मास जैसे उन्होंने बताया कि कैपिटल एम है। ओके, तो बस इस पॉइंट पर हमें मतलब ए पॉइंट से x डिस्टेंस पर हमें
कैलकुलेट द टेंशन टी इन द रोप एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड ए। तो यहाँ पर हमें टेंशन निकालना है। ओके, तो सीयर इसे कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर भी हमें ये जो, अब देखिएगा बड़ा वाला फोर्स उन्होंने कहा है कि F1 है, तो ऐसे सवालों में हमें F1 का मतलब जिस जगह पर हमें टेंशन चाहिए ना, मतलब एक सिंपल ट्रिक से बता तो इसका आंसर 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। ये टेंशन टी जिस पॉइंट का हमें निकालना है ना, मतलब हमारा बड़ा वाला फोर्स कौन सा है, F1 है, तो इस वजह से रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए एफ नेट अपॉन टोटल मास आने वाला है। ओके, तो टोटल मास इसका कैपिटल एम है और एफ नेट का वैल्यू F1 माइनस F2 होगा, दैट इज बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स अपॉन कैपिटल एम। ओके, तो ऐसा ये बीट रहने वाला है। अब देखिएगा नेट एक्सेलरेशन तो हमने निकाल दिया। अब एक्सेलरेशन निकालने के बाद जिस पॉइंट पर हमें टेंशन निकालना है ना, बड़े वाले फोर्स से हमेशा याद रखना, ये बड़ा वाला फोर्स F1 है, तो इसके पीछे से काउंट करना है आपको कि पीछे से मतलब ये जो मास रहेगा ये कितना है, ये हमें निकालना पड़ेगा। ओके, इस पीछे वाले मास को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्सेलरेशन के साथ तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। इज इट ओके? फाइनल आंसर अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिएगा अब ये जो L-X सेक्शन है इसका मास हमें चाहिए, तो इसके मास को हम मतलब मास ऑफ लेंथ L-Y, L-Y लेंथ रहने वाले सेक्शन का जो मास है उसे m डैश एज्यूम कर रहा हूं मैं, और m डैश इज इक्वल टू क्या आने वाला है, फिर देखिएगा टोटल मास कैपिटल एम अपॉन टोटल लेंथ कैपिटल एल डिवाइडेड बाय L-Y। ओके, तो ऐसा ये बीट रहने वाला है। और फिर क्या आएगा देखिएगा, अब ये हो गया हमारा m डैश, तो यहाँ पर का जो टेंशन होगा ये डेफिनेटली m डैश इंटू ए प्लस F2 होगा, तो इसमें छोटा वाला फोर्स ऐड करना मत भूलिएगा। ओके, तो ये फाइनल आंसर होगा हमारा। तो अभी इसमें m डैश और a का वैल्यू पुट कर देना है बस, बाकी फाइनल आंसर आ गया है। तो अब देखिएगा m डैश का वैल्यू रहेगा कैपिटल M बाई एल इन ब्रैकेट L-Y इंटू ए का वैल्यू दैट इज F1 माइनस F2 होल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम होगा, तो कैपिटल एम कैंसिल हो जाएगा और प्लस F2 यहाँ पर रहने वाला है। ओके, तो ऐसा ये बीट रहेगा यहाँ पर, तो यही हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है। तो देखिएगा इसको हम रीअरेंज करते हैं, तो L माइनस वाई डिवाइडेड बाई L इन ब्रैकेट F1 माइनस F2 प्लस F2, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा टेंशन का। इज इट ओके? तो लिख लीजिएगा इसे, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस वजह से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं स्ट्रिंग पर या फिर रॉड के टेंशंस निकालने के लिए। तो ये कुछ जनरल क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया अभी। तो अभी इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं हम। लिखिएगा, इन द फिगर डिटरमाइन T1 H2 T2 H2 T3। इन फिगर डिटरमाइन T1 H2 T2 H2 T3। तो सिंपल एक वर्टिकली कनेक्टेड ब्लॉक का सिस्टम है, जो फॉर्मूलेज हमने यूज किए थे उसे यूज करो। ये इक्विलिब्रियम सिस्टम है, तो यहाँ पर टेंशन T3 है, यहाँ पर टेंशन T2 और यहाँ पर टेंशन T1 है। यहाँ का मास रहेगा 5 kg, यहाँ का मास रहेगा 3 kg और यहाँ का मास रहेगा 2 kg। तो सीयर T1 के नीचे देखो मास 2 kg है, उससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 का वैल्यू मिल जाएगा दैट इज 2g, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 20 न्यूटन। T2 का अगर देखते हो तो आप उसका नीचे मास 3 + 2 kg मतलब 5g रहेगा, दैट इज 50 न्यूटन। और T3 का वैल्यू रहेगा 5 + 3 + 2 मतलब 10g इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो ये रहने वाला है फाइनल आंसर। इज इट ओके? सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और मतलब इसका रेशियो निकालना है हमें
तो इसको कॉमन नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा इन तीनों भी टेंशन को। तो इसका आंसर आएगा 2:5:10. इज इट ओके? सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस सिस्टम के ऊपर, फिर ये पढ़ने के बाद आपको मुझे नहीं लगता है कुछ वर्टिकली कनेक्टेड सिस्टम या फिर ब्लॉक सिस्टम में कुछ दिक्कत होगा। तो यहाँ पर सभी ब्लॉक सिस्टम हमारे खत्म हो जाते हैं ये क्वेश्चन होने के बाद। लिखिएगा इसे, कैलकुलेट टीपी एंड टी क्यू इफ पी इज द मिड पॉइंट। तो यहाँ पर क्यू पॉइंट है, ये 1.9 kg मास है, ये 2.9 kg मास होगा। और यहाँ पर ये स्ट्रिंग जो है इसका भी मास दिया है उन्होंने, यहाँ पर एग्जैक्टली बीच में पॉइंट पी है जहाँ पर हमें टेंशन निकालना है। इस पूरे रोप का भी मास दिया आपको, दैट इज 0.2 kg। तो इसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और ये सिस्टम उन्होंने यहाँ पर दिया है कि एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में विथ एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू उन्होंने लेने के लिए कहा है इस प्रॉब्लम के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखिएगा at which point we have to find tension T Q and T P। ओके, तो टी क्यू के बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर तीनों भी मासेस ऐड होने वाले हैं, मास ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, मास ऑफ रोप एज वेल एज मास ऑफ सेकंड ब्लॉक। तो इस वजह से इसका आंसर m1 प्लस m2 प्लस m3। अब देखिएगा ये पूरा सिस्टम जो है ये ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। तो अगर कोई सिस्टम ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है तो देखिएगा फॉर्मूला चेक कीजिएगा, मोशन ऑफ अ ब्लॉक्स कनेक्टेड वर्टिकली। इसमें मैंने आपको सिस्टम ऊपर की ओर एक्सेलरेट होते वक्त कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये बिट बताया था। तो ऊपर की ओर अगर सिस्टम एक्सेलरेट होता है तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन g प्लस ए होता है। तो इस वजह से हमें g प्लस ए ये दोनों फैक्टर्स ऐड करने पड़ेंगे, ये हमें टी क्यू देगा। तो सबसे पहले ब्लॉक का मास 1.9 kg है, प्लस सेकंड वाला ब्लॉक मतलब रस्सी का मास 0.2 kg है, प्लस 2.9 और ब्रैकेट के बाहर 9.8 प्लस 0.2 रहेगा, दैट इज वो 10 आ जाएगा इन दोनों का एडिशन। तो ये 10 1.9 प्लस 2.9 अगर हम करते हैं तो फिर ये नियर बाय 4.8 हो जाए, मतलब 3.9 और 4.8 होगा, 4.8 प्लस 0.2 मतलब ये 5 होने वाला है। तो 5 इंटू 10 आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन। सो टी क्यू टेंशन एट क्यू पॉइंट डेफिनेटली 50 न्यूटन रहेगा। और इसी वजह से हमें टेंशन एट पी निकालना पड़ेगा, लेकिन पी का टेंशन निकालते वक्त हमें पी के नीचे का मास देखना पड़ेगा। तो पी के नीचे का मास लेते वक्त इस रस्सी का मास आधा हो जाएगा, क्योंकि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस रोप। ओके, तो इस वजह से 0.1 ही लेना पड़ेगा, 0.1 प्लस 2.9। तो टोटल मास होगा बिलो 0.1 प्लस 2.9 इंटू जी का वैल्यू होगा यहाँ पर वैसे लेना पड़ेगा 9.8 प्लस 0.2। तो फाइनल आंसर आएगा इसका 10 इंटू 3। तो फाइनल आंसर रहने वाला है 30 न्यूटन। तो ये रहेगा टेंशन एट पी का वैल्यू। तो बस इतना ये पूरा बीट रहेगा, टेंशन एट पी एंड टेंशन एट क्यू। तो यहाँ तक सभी ब्लॉक्स हमारे खत्म हो जाते हैं, वर्टिकली ब्लॉक्स, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स। ओके, लास्ट लेक्चर तक हॉरिजॉन्टल ब्लॉक लिए थे, अब ये वर्टिकल ब्लॉक्स हैं। इसके बाद हम अब पुली सिस्टम के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।